अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? नुमान अली वान आपकी खिदमत में हाजिर है एसईओ के 7 पार्ट के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसईओ ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट की जो एसईओ है उसका ऑडिट किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें बताता चलूँ कि जो आपकी वेबसाइट का ऑडिट है ये सबसे फर्स्ट फेज़ में आता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी भी वेबसाइट का की एसईओ स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले उसके कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं और उसके बाद आप जो है वो वेबसाइट का की ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं और ऑडिट रिपोर्ट की बेस पे जो है वो आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद सेकंड स्टेज में वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है, तो मैं आप लोगों को 7th पार्ट में एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट बनानी क्यों सिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, कॉमन सेंस की बात है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमने सारे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर मैं इसको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में अगर मैं एसईओ ऑडिट रिपोर्ट को ऐड कर लेता, तो उस वक़्त जो आज हम टर्म्स यूज़ करेंगे आज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट में, आपको इन टर्म्स के बारे में बिल्कुल भी पता ना होता, तो आप लोग जो है वो इसको सही तरीके से सीख नहीं पाते। तो इसको एंड में रखने का आज जो है हमारा ऑन पेज एसईओ का ये लास्ट सेशन है। इंशाल्लाह जो पार्ट 8, 9, 10th होंगे, नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड होंगे। तो आज हम ऑन पेज एसईओ को भी फिनिश करेंगे और जो आप ऑडिट रिपोर्ट होती है बेसिकली इसमें आपके एसईओ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। तो अभी तक हमने 6 पार्ट्स में जितनी ऑन पेज एसईओ सीखी है वो सारी की सारी चीज़ें आज एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ हो जाएँगी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जब हम जाके ये चेक करेंगे कि हमारी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें मिसिंग है। क्योंकि ऑफ पेज एसईओ जो है वो उसका डायरेक्टली ताल्लुक वेबसाइट से बहुत कम होता है, तो इस वजह से भी जो है उसका जो है वेबसाइट के ऑडिट के साथ इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं होता। अदरवाइज़ जो है मैंने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल एंड में बनानी थी पूरी की पूरी एसईओ के कोर्स के बाद। तो इसमें जो है मोस्टली आप समझ लें कि 95% चीज़ें जो है वो ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है, तो इसलिए आज जो है हम आज ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। तो व्यूज़ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं समेडा पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे पास समेडा पाकिस्तान की के लिए जो बनाई गई पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशंस हैं वो पड़ी हुई हैं। अगर आप में से किसी को ये प्रेज़ेंटेशंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में जो है या आप लोग मुझे इनबॉक्स करके जो है मुझसे ये प्रेज़ेंटेशंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये ईमेल कर दूँगा। पहले भी मुझसे जो है जो पिछले सेशंस की प्रेज़ेंटेशंस थी, काफ़ी लोगों ने जो है वो ईमेल में मुझसे माँगी और मैंने उनको सेंड किया, और अगर आप में से किसी को जो है ये चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके मुझसे ये प्रेज़ेंटेशंस के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ये आपकी ईमेल पे फॉरवर्ड कर दूँगा। क्योंकि इस प्रेज़ेंटेशन का स्पेशली इस ऑडिट रिपोर्ट वाली प्रेज़ेंटेशन का आपके पास होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि ये काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी कि जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, जब आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट करने जाते हैं तो आपको उन पॉइंट्स को चेक करना होगा, उन चीज़ों को चेक करना होगा कि वो मिसिंग हैं या नहीं हैं। तो चलें इस आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज जो है सबसे पहले जो आप लोग ऑडिट करने जाते हैं तो आप लोग क्या चीज़ चेक करते हैं? व्यूअर्स, जब हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में सिलेक्ट किया था, मैंने जो एग्ज़ाम्पल ली थी वो डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस जो मेरी वेबसाइट है उसकी, जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है उसकी मैंने एग्ज़ाम्पल ली थी कि लेट्स सपोज़ कोई अगर इस्लामाबाद में रह रहा है और अगर उसको वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ चाहिए तो वो कीवर्ड सर्च करता है, वेब डिज़ाइन सर्विसेज़ इन इस्लामाबाद या वेबसाइट सर्विसेज़ इन इस्लामाबाद या वेब डिज़ाइन कंपनी इन इस्लामाबाद। तो बेसिकली ये हमारे वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमने अपने मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो एडजस्ट करना होता है। अब ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें तो हमने पहले पार्ट्स में डिस्कस करनी है। आज हमने ये चेक करना है कि जो हमारी वेबसाइट है उसकी जब हम ऑडिट रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमने एक तो ये चीज़ देखनी है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके मेटा टाइटल के अंदर कीवर्ड एडजस्टेड है या नहीं, और दूसरा ये कि मेटा टाइटल खुद भी एडेड है या नहीं। तो उसमें हम जो है साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा भी कि आप ये किस-किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे बेशुमार टूल्स पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको इस तरह की चीज़ें जो है आप सर्च करके भी देख सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप मैन्युअली अगर चेक करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने मेटा टाइटल चेक करना हो
तो आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स देखें, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस नज़र आ रही है। अब मैं बेसिकली मैंने करना ये होता है कि मैं हर इंडिविजुअल पेज का मेटा टाइटल जो है वो मैंने फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होता है। एक तो उसमें मैंने ये देखना है कि मेटा टाइटल लगा हुआ है या नहीं, दूसरे नंबर पे मैंने ये देखना है कि उसके अंदर जो मेरी मेटा टाइटल के अंदर जो है मेरा कीवर्ड एडजस्टेड है या नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे ये जो टैब है जहाँ पे मेरी वेबसाइट खुली है, अगर आप कर्सर देख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आके कर्सर को रखता हूँ, तो जो मेरा टाइटल है ये यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि इस केस में देखें, होम पेज के ऊपर आपको हमेशा अपने ब्रांड नेम को शो करना चाहिए। होम पेज के ऊपर ब्रांड नेम होना लाज़मी है, क्योंकि जब भी कोई फिर सर्च इंजन यानी गूगल वगैरह पे आपके ब्रांड नेम को सर्च करता है, अगर आप होम पेज के मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने ब्रांड नेम को रखते हो, तो वो वहाँ पे ईज़िली रैंक होता है, तो आपकी वेबसाइट उसके अगेंस्ट जो है वो टॉप पे अपीयर होना शुरू होती है। तो देखें, मैंने मेटा टाइटल में शुरू में डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन रखा और फिर उसके बाद जो मैंने कीवर्ड होम पेज के अगेंस्ट टारगेट किया हुआ है बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी। तो ये हमारी होम पेज का मेटा टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक तरीका और भी है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि किसी टूल के थ्रू चेक करना हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मेटा टाइटल टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए मैं आपको जो है वो प्रोसेस बताता हूँ। व्यूअर्स, इंटरनेट पे डिफरेंट टूल्स पड़े हुए हैं। आप इंटरनेट के ऊपर गूगल में जाके सिंपली चेक करें कि हेडिंग चेकर टूल या एच टैग चेकर टूल, आप सिंपली तो बेशुमार जो है वो टूल्स आ जाते हैं। जैसे ये मैं मेरी सर्च में आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मैंने इनमें से कोई भी आप वेबसाइट खोलें, मैंने ये एक वेबसाइट खोली, इसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट को सर्च किया और जब मैं इसको कहता हूँ कि चेक करो मेरी वेबसाइट के टाइटल्स वगैरह, तो ये देखें, मुझे ये सबसे टॉप पे पेज टाइटल यानी कि जो मेटा टाइटल है वो दिखा रहा है। उसके बाद यही टूल मुझे मेरी वेबसाइट का H1 यानी हेडिंग टैग भी दिखा रहा है कि वो क्या है। देन H2 क्या है, H3 क्या है, ये नेक्स्ट जो हम ऑडिट रिपोर्ट में आगे फर्दर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें एक सेक्शन हेडिंग टैग्स का भी आएगा, तो वो आप जो है इस टूल के थ्रू भी हेडिंग टैग देख सकते हैं और उसके अलावा जो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, मैं वो भी आपको इंशाल्लाह आगे बता देता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपनी वेबसाइट का पेज टाइटल चेक कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट फेज़ में चलता हूँ, नेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन के ऊपर चलता हूँ। तो जो मेरी नेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, बेसिकली जब भी आप कोई भी अ, वेबसाइट गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो जो ऊपर पहले टाइटल आता है और 2-3 लाइनों में जो उसकी डिस्क्रिप्शन आती है वो बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करने के भी 2-3 तरीके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर मैन्युअली चेक करना है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लगा हुआ है, तो जिस पेज का आपने मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करना है, उस पेज के ऊपर जाके आप कंट्रोल यू करेंगे या राइट क्लिक करके आप पेज व्यू सोर्स भी करेंगे तो आप इस जगह पे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद कंट्रोल एफ करके आप DES यानी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो अब ये देखिए, मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, मेरे पास ये टैग आ गया। उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि ये जो मेरे पास टैग आया इसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है और उस कंटेंट के अंदर मेरा कीवर्ड टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखिए, ये मेरी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो है ये कीवर्ड कवर हो रहे हैं, वेब डिज़ाइन कंपनी, रिलायबल वेब डिज़ाइन कंपनी और मेरी कंपनी का नाम भी आ रहा है डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस। अब मैं दूसरा तरीका जो है जिस तरीके से मैं अगर चेक करना चाहूँ तो वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट के स्टार्ट में SITE यानी साइट कॉलन लगा के इंटर करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की सारी इंडेक्सिंग खुल जाती है। इंडेक्सिंग के जितने आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस अभी तक इंडेक्स हुए हैं ना, जैसे हमारी वेबसाइट के ये दिखा रहे हैं कि 614 डिफरेंट पेजेस हमारे इंडेक्स्ड हैं। तो इसमें मैं जिस पेज की मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन देखना चाहूँ कि गूगल में मेरे पेजेस किस तरीके से इंडेक्स हैं, मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो मैं होम पेज का चेक कर रहा था, तो देखिए ये मेरे होम पेज का मेटा टाइटल शो हो रहा है और ये मेरे होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकता हूँ। और इसके अलावा तीसरा तरीका ये भी है कि मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल से लॉगिन करके बैकएंड से मैं चेक कर लूँ कि मेरी वेबसाइट में अगर जोस वगैरह वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि जोस वगैरह या जो भी एसईओ का उसके अंदर फील्ड्स बनी है उनके अंदर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस पड़ी हुई हैं या नहीं। तो ये मल्टीपल वेज हैं जिनसे हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले चेक करना है कि मेटा टाइटल है या नहीं और मेटा टाइटल के अंदर कीवर्ड कवर है या नहीं कवर्ड।
देन आपने चेक करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग है और आया आपकी वेबसाइट के जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपके कीवर्ड्स को कवर कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखें जो मेरी सर्विसेज हैं उसमें वेब डिज़ाइन कंपनी एक ये कीवर्ड कवर हो रहा है। फिर ये देखें वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज वाला कीवर्ड भी कवर हो रहा है। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स को आप जो है किसी पेज के उस पेज से रिलेटेड कीवर्ड्स को कवर कर लें उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कंटेंट ऑफ बॉडी। बेसिकली व्यूअर्स जो गूगल या डिफरेंट सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट की जो कीवर्ड्स को मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, उसके बाद वो ये भी चेक करते हैं कि यही कीवर्ड्स या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी है या नहीं। अगर तो आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ हेडिंग है और उसके बाद सिर्फ इमेजेस ही हैं किसी पेज के ऊपर और कंटेंट नहीं है, तो वो वेबसाइट उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो उस तरीके से रैंक नहीं होगी जिस तरीके से वो वाली वेबसाइट रैंक होगी जिसके ऊपर प्रॉपर टेक्स्ट कंटेंट पड़ा हो। टेक्स्ट कंटेंट जो है उसको सर्च इंजन जब अगर मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड है वेब डिजाइन कंपनी, आपके मेटा टाइटल में भी वो है, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी और आपके हेडिंग टैग में भी और आपके वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डिफरेंट टेक्स्ट कंटेंट का कोई पैराग्राफ 1, 2, 3 पड़े हैं और वहाँ पे वो कीवर्ड कवर हो रहा है, तो आपका वो कीवर्ड बहुत जल्दी रैंक होगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कंटेंट ऑफ बॉडी नहीं है, यानी किसी पेज के ऊपर कंटेंट नहीं पड़ा हुआ, तो वो सर्च इंजिन्स को जो है उसको रीड करने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इसको सिंपली चेक करने का तरीका यही है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट के पेज पे जाता हूँ और उसको मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा होम पेज है या जो भी पेज है जिस पेज की मैं एसईओ कर रहा हूँ, इसमें कोई कंटेंट है या नहीं, टेक्स्ट कंटेंट जिसे कहते हैं। तो आपको ये डिफरेंट कंटेंट के सेक्शंस छोटे-छोटे नज़र आ रहे होंगे, ये देख लें। वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो बेसिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर ये कंटेंट के सेक्शंस बने हुए हैं। इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट पे टेक्स्ट कंटेंट पड़ा हुआ है, सिर्फ इमेजेस ही नहीं पड़ी हुई। तो ये इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है एच टैग्स। ये एच टैग जो है ये इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर। आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर जो आप जिस पेज को रैंक करा रहे हैं, उस पेज का जो आपका कीवर्ड है, वो कीवर्ड एक दफ़ा जो है वो आपका H1 टैग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं अगर आप उनको H2, H3, H4 डिफरेंट अदर हेडिंग टैग्स में लगा लें, तो वो जो है वो ज़्यादा रीज़नेबल है। लेकिन वेबसाइट के ऊपर एक H1 टैग होना चाहिए जो मेन टाइटल होता है पेज का। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट जो है वेब डिज़ाइन से रिलेटेड है, मैं एसईओ की सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ। मेरी जो वेबसाइट का एसईओ की सर्विसेज़ वाला पेज है, उसके ऊपर जो मेन H1 टैग होगा वो ये हो सकता है एसईओ सर्विसेज़ इन इस्लामाबाद या अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज़। तो वो जो मेन टाइटल होगा उस पेज का उसको आपने H1 का टैग लगाना होता है और H1 का टैग कभी रिपीट ना करें। अगर आप H1 का टैग रिपीट कर रहे होते हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। H2 के टैग को आप जो है बेशक 10 दफ़ा रिपीट करें, 20 दफ़ा रिपीट करें। वो आप ये समझ लें कि H1 का टैग जो होता है वो एक सर्च इंजिन्स को ये डायरेक्शन दे रहा होता है कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है और H2 जो है ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। तो पहले सर्च इंजन जो है प्राइमरी कीवर्ड्स को कंसीडर करेंगे, फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स को कंसीडर करेंगे। तो वो नॉर्मली सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होते हैं वो जो प्राइमरी कीवर्ड होता है उसकी वेरिएशंस ही होती हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल H1 टैग्स यूज़ करेंगे तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो H1 टैग किस तरीके से चेक करते हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक टूल के थ्रू भी दिखा दिया था। मैं आपको वेबसाइट के ऊपर जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स से भी H1 टैग आप चेक कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये व्यूअर्स ये मेरी वेबसाइट का पेज है। मैं अगर चेक करना चाहूँ कि इसके ऊपर H1 का टैग है यानी मेन जो टैग होता है ये H1 होना चाहिए। तो मैं इस टैग के ऊपर क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं चेक करूँगा कि ये H1 है या नहीं। तो देखिए ये आपको H1 का टैग नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है ब्लॉग। देखिए वेबसाइट जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है जो सिंपल होता ही ब्लॉग है या न्यूज़ की वेबसाइट होती है। तो जो न्यूज़ की वेबसाइट होती है या जो ब्लॉग होता है जिससे आप ब्लॉगिंग करते हैं उसके ऊपर मल्टीपल कंटेंट्स डेली बेसिस पे डाल के फ्रीक्वेंटली कंटेंट डाल के आप उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ट्रैफिक ला रहे होते हैं। और एक तो होती है जो नॉर्मल सर्विस की वेबसाइट होती है या जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है। जो आपकी ई-कॉमर्स या सर्विस की वेबसाइट जैसे मेरी सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट है डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन। इस तरह की वेबसाइट के साथ एक ब्लॉग का होना ज़रूरी है। ब्लॉग का मकसद क्या होता है? ब्लॉग का मकसद ये होता है कि आप जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आप जो है डिफरेंट कंटेंट्स लिखते हैं, लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं और वो अपनी ही वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करा के अपने डिफरेंट
पेजेस को इंटरनल बैकलिंक्स दे रहे होते हैं। तो इंटरनल, एक तो आप इंटरनल बैकलिंक्स दे रहे होते हैं ब्लॉग के थ्रू, दूसरा आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्रेश कंटेंट जो है वो आता रहता है ओकेजनली, जैसे-जैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग ऐड कर रहे होते हैं। तो एसईओ ऑडिट रिपोर्ट में आपने ये भी देखना होता है कि जिस वेबसाइट की आप एसईओ करने जा रहे हैं, आया उसके ऊपर कोई ब्लॉग बना पड़ा है या नहीं। तो जो हमारी वेबसाइट है, मैं अभी आपको इसका भी दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग है या नहीं। तो ये देखें, आपको यहाँ पे ब्लॉग नज़र आ रहा है। अब मैं इस ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास मल्टीपल आर्टिकल्स आप इन्हें कहें या कंटेंट्स कहें, वो पब्लिश हैं वेबसाइट के ऊपर। अब मैं इनमें से किसी भी एक आर्टिकल खोलता हूँ, जैसे ये मैं इस आर्टिकल पे आया कि व्हाट इज़ एसईओ और अ बिगिनर्स गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये देखें, ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज वाले पेज के ऊपर ये लिंक जा रहा है। मैंने इंटरनल लिंक दिया हुआ अपने डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस वाले पेज को, यहाँ से इस ब्लॉग से। तो बेसिकली ये मेरी वेबसाइट को एक इंटरनल लिंक भी जा रहा है, और मैं जो है लोगों को, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, जो टिप्स भी दे रहा हूँ, वो बता भी रहा हूँ कि एसईओ जो है बेसिकली किस तरीके से होती है। उसके बाद व्यूअर्स, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारे पास W3C वैलिडिटी या W3C वैलिडेशन से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं। बेसिकली ये मार्कअप वैलिडेशन के एरर्स होते हैं। इनको चेक करने के लिए जो है डिफरेंट टूल्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं। आप सिंपली जो है जाते हैं गूगल के ऊपर, ये जब मैं गूगल के ऊपर लिखता हूँ W3C वैलिडिटी चेकर टूल, तो मेरे पास मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं। मैं इनमें से कोई भी एक टूल खोलूँगा, उस टूल के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट का होम पेज का लिंक डालूँगा। मैं दोबारा होम पेज पे आ रहा हूँ। यहाँ से मैंने होम पेज का लिंक कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं इसको चेक करूँगा। अब थोड़ी देर के बाद ये मुझे बता देगा मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई W3C वैलिडेशन से रिलेटेड एरर्स होंगे, तो वो मुझे वहाँ यहाँ से दिखा देगा कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से एरर्स हैं। इसमें बेसिकली जो छोटे-मोटे कोडिंग के दौरान कोई छोटे-मोटे इश्यूज़ रह जाते हैं, तो वो यहाँ पे हाइलाइट करता है, जिनको आप फिक्स करके अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है W3C वैलिडिटी के बाद, वो आता है आपके पास WW रिज़ॉल्व्ड है या नहीं, 301 रीडायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे लगा है या नहीं। यानी कि आपकी वेबसाइट अ, अगर आपने एसएसएल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट अगर एचटीटीपी पे खोलें आप, तो वो खुद से रीडायरेक्ट करा के एचटीटीपीएस के ऊपर लेके जा रही है या नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि ये जो 301 रीडायरेक्ट है, यानी आपकी वेबसाइट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ भी खुल रही है और विदाउट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ भी खुल रही है। ये नॉर्मली होता है, जैसे अगर आपकी नॉर्मल कोई वेबसाइट बनी है और आपके जो डेवलपर्स हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता और वो 301 रीडायरेक्ट इन चीज़ों पे नहीं लगाते, तो ये सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। उसकी रीज़न ये होती है कि जो सर्च इंजिन्स होते हैं वो इनको डिफरेंट वेबसाइट्स काउंट करते हैं। अगर आपने 301 रीडायरेक्ट नहीं लगाया होता, तो जो आपकी वेबसाइट होती है वो एक दफ़ा इंडेक्स हो रही होती है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, एक दफ़ा इंडेक्स हो रही होती है विदाउट डब्ल्यू के साथ, एक दफ़ा इंडेक्स हो रही होती है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एचटीटीपीएस के साथ, और एक दफ़ा इंडेक्स हो रही होती है डब्ल्यूडब्ल्यू के बगैर एचटीटीपीएस के साथ। तो वो आप समझ लें कि 6 से 8 डिफरेंट यूआरएल्स के साथ आपका एक ही पेज इंडेक्स हो रहा होता है। तो सर्च इंजन समझता है कि ये आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कंटेंट 8 डिफरेंट यूआरएल्स से आ रहा है। तो ये जो है आपकी वेबसाइट को जो है वो वहाँ से भी पेनलाइज़ होने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि आपकी वेबसाइट अगर तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ खुल रही है, तो अगर कोई बगैर डब्ल्यूडब्ल्यू के खोले तो वो खुद से उसको रीडायरेक्ट करा के डब्ल्यूडब्ल्यू पे ले जाए। अगर तो वो एचटीटीपीएस पे है, यानी आपने एसएसएल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो अगर कोई बगैर एस के वेबसाइट खोलता है, तो वो उसको रीडायरेक्ट करा के एचटीटीपीएस के ऊपर ले जाए। तो इस तरीके से सिर्फ वो एक ही पेज रह जाता है। अगर कोई भी बगैर डब्ल्यू के खोलेगा, बगैर एचटीटीपीएस के खोलेगा, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रीडायरेक्ट करा के उधर एचटीटीपीएस या डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ चली जाती है। तो आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन उस सारे के सारे पेजेस को एक ही पेज काउंट करता है, तो वहाँ पे आपको डुप्लीकेट कंटेंट या आपकी वेबसाइट की पेनलाइज़ होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और उसमें और भी मल्टीपल रीज़न्स हैं कि आप बैकलिंक दे रहे हैं। अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पेज को लिंक दिया, तो उसका लिंक जो अलहदा जा रहा है, विदाउट डब्ल्यू वाला अलहदा पेज काउंट हो रहा है, तो आपका वो पेज जो है वो भी रैंक उस तरीके से नहीं होगा। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा इश्यू है, इसको भी आपने कंसीडर करना होता है।
व्यूअर्स ये चेक किस तरीके से करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो एचटीटीपीएस पे है और रीडायरेक्ट लगा हुआ है या नहीं। तो उसका तरीका ये है कि देखिए मैंने अपनी वेबसाइट खोली, अब मैं इसको www के साथ खुली है, मैं इसको इसमें से www को रिमूव करके एंटर करता हूँ। अब मैं देखूँगा कि क्या मेरी वेबसाइट रीडायरेक्ट होके www के साथ गई है या नहीं। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट दोबारा www के साथ रीडायरेक्ट होके आ गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ से ये एचटीटीपीएस पे है, मैं अगर यहाँ से एस को रिमूव करता हूँ और मैं दोबारा से चेक करता हूँ क्या मेरी वेबसाइट जो है वो बगैर एचटीटीपीएस के भी खुल रही है। तो ये देखें मेरी वेबसाइट दोबारा से एचटीटीपीएस के ऊपर आ गई है। तो बेसिकली ये एक ITXS की फाइल के अंदर एक कोड लगाना होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को 301 रीडायरेक्ट लगा के एक ही उस पेज एक ही यूआरएल के ऊपर लेके आते हैं। तो इसको कहते हैं www, आपका www रिज़ॉल्व होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर robots.txt की फाइल एडिट है या नहीं। अब ये फाइल किस तरह से बनाते हैं, किस तरह ऐड करते हैं, ये जो है हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। आज हम जस्ट एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये चेक किस तरीके से करते हैं। तो उसको चेक करने व्यूअर्स robots.txt फाइल को चेक करने का तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल के बिल्कुल एंड में robots.txt लिख के एंटर करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे रोबोट्स की फाइल पड़ी होती है तो वो इस तरीके से उसको शो करा देता है। अगर फाइल ना हो तो वो फिर यहाँ पे एरर आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर sitemap.xml पड़ा है या नहीं। व्यूअर्स हमने साइटमैप और robots.txt फाइल के बारे में बहुत डीपली चीज़ों को डिस्कस किया। आप जो है वो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं अगर आपने ये देखना है कि साइटमैप या रोबोट फाइल जनरेट कैसे करते हैं और उसको वेबसाइट के अंदर ऐड कैसे करते हैं। तो चलें देखते हैं कि आप sitemap.xml को कैसे चेक करते हैं। आप इसी तरीके से .com के बाद स्लैश डाल के sitemap.xml का लिंक तो व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है वो उसका योस के थ्रू साइटमैप जनरेटेड है, तो उसने हमें इस पे रीडायरेक्ट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है उसकी जो है वो स्पीड कितनी अच्छी है। अच्छा आजकल के दौर में जो है वेबसाइट की स्पीड जो है वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के ऊपर बहुत अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है? तो इसके भी डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स पड़े हुए हैं। आप कोई भी टूल एक फाइंड कर लें, इंटरनेट पे सर्च करके उसमें अपनी वेबसाइट को की स्पीड चेक कर लें। जिस तरीके से मैं लिखता हूँ कि ऑनलाइन वेबसाइट स्पीड चेकर टूल। तो मेरे पास ये मल्टीपल यूआरएल्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक टूल खोलें, जीटीमेट्रिक्स खोल लेता हूँ मैं। आप अपनी वेबसाइट का सिंपली लिंक.com तक उठाएं और आप जीटीमेट्रिक्स में इसको सर्च कर लें। इस तरह गूगल डेवलपर्स यानी गूगल का अपना भी लिंक है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड। तो ये आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे कितनी फास्ट है, डेस्कटॉप पे कितनी फास्ट है, यहाँ पे ये आपको थोड़ी देर में एनालाइज करके दिखा देगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जीटी मैट्रिक के ऊपर वेबसाइट की स्पीड जो है वो दिखा रहा है कि परफॉर्मेंस जो है इसकी जीटी मैट्रिक की परफॉर्मेंस 83% है, स्ट्रक्चर 95 है, एलसीपी 848 है। और इंशाल्लाह जो स्पीड के ऊपर एक मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिफरेंट टूल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि वेबसाइट की स्पीड्स को किसी के चेक करते हैं और उनको आप फर्दर किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप ये इतना समझ लें कि ये डिफरेंट कुछ टूल्स हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट को सर्च करके उसकी स्पीड को भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखना होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टम 404 का पेज पड़ा है या नहीं। देखिए कस्टम 404 का पेज ये होता है कि मिसाल तौर पे आपकी वेबसाइट का कोई एक पेज बना पड़ा था, उसको आपने डिलीट कर दिया। अगर जब आप अपनी वेबसाइट का पेज डिलीट कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको 404 का कोड लगाना पड़ता है कि कोई बंदा वेबसाइट को खोले तो उसके ऊपर 404 का कोड आना चाहिए। अगर आप ये कोड नहीं डालते तो ये भी वेबसाइट के लिए हार्मफुल है। तो ये आप किस तरीके से चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टम 404 का कोड पड़ा है या नहीं? तो इसके लिए भी डिफरेंट इंटरनेट पे टूल्स पड़े हुए हैं। आप गूगल के ऊपर सिंपली जाके सर्च करें कि आपने ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पे 404 का टूल है या नहीं। तो देखिए मैंने सर्च किया तो मेरे पास ये वेबसाइट खुली है एसईओ साइट चेकअप। मैंने इसके अंदर अपना यूआरएल सर्च किया तो मुझे इसने बताया कि यस मेरी वेबसाइट पे कस्टम 404 का
एरर पेज टेस्ट का टूल लगा हुआ, यानी मेरी एरर टेस्ट टूल के थ्रू मैंने चेक किया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर 404 का लिंक लगा हुआ है, तो उसने मुझे ये मेरी इसको पास कर दिया। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो हम चीज़ चेक करते हैं वो हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आया कोई स्पैम स्कोर तो नहीं है, कोई स्पैमिंग तो नहीं हो रही। अब स्पैम स्कोर से रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। उसमें मोज का अपना टूल है, वो अपने टूल के थ्रू अब स्पैम स्कोर दिखा रहा होता है। इसी तरीके से एसईएम रश वालों ने अपना बनाया हुआ है। तो आप किसी भी टूल के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं कि बेसिकली स्पैम स्कोर होता क्या है कि आपने जो डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए होते हैं, अगर आपने ऐसी वेबसाइट से लिंक लिए हुए हैं कि जो अच्छी नहीं है, मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक हैट एसईओ की, अगर आपने उनसे बैकलिंक्स लिए होते हैं तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। तो आपने फिर बेसिकली उन वेबसाइट्स को के बैकलिंक्स को डिसअलाउ कराना होता है। ये डिसअलाउ क्या है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे सेशंस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। यही 4-5% चीज़ें रह गई हैं जो ऑफ पेज एसईओ में कवर होनी है, जो कि एसईओ ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। तो बेसिकली स्पैम स्कोर जो है वो आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको कम कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर की वीडियोज़ में मैं आपको दिखा दूँगा। स्पैम्स को चेक करने के भी डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने इंटरनेट पे जब लिखा कि स्पैम्स को चेकर टूल, तो मेरे पास ये एक टूल, इस तरह मल्टीपल टूल्स हैं, स्मॉल एसईओ के टूल्स भी हैं। ये बेसिकली डीएपीए भी साथ दिखा रहा होता है, तो इसलिए इसको ये डीएपीए चेकर भी कह रहा है। मैंने इसमें जब वेबसाइट का लिंक डाला तो मुझे ये बता रहा है एसएस, यानी कि स्पैम स्कोर जो मेरी वेबसाइट का है वो जस्ट 1% है। इसका मतलब है कि ये अच्छा है। ये आपका अगर जितना ज़्यादा बढ़ता रहता है, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट के लिए डेंजरस होता है। तो ये इतना ही होना चाहिए, नॉर्मली 1, 2, 3, 4 के अंदर ही होना चाहिए स्पैम स्कोर। उसके बाद व्यूअर्स जो नेक्स्ट आपकी वेबसाइट है उसमें, अच्छा ये स्पैम स्कोर जो है इसके बारे में उन्होंने थोड़ा-सा जो मोज़ का स्पैम स्कोर है उसका भी बताया गया कि अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 4 तक है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम जस्ट 7.5% होती है। अगर वो आपका नंबर ऑफ फ्लैग्स जो है वो 5 से 7 चले जाते हैं तो आप जो है वो आपकी येलो लाइट ऑन हो जाती है कि आपकी जो स्पैमिंग है वो बढ़ना शुरू हो गया। जब आपके नंबर ऑफ फ्लैग्स 8 से अबव हो जाते हैं, अप टू 17, तो इसका मतलब है कि आप जो है बिल्कुल स्पैमिंग के फेज़ में चलेंगे। आपकी वेबसाइट पेनलाइज़ हो सकती भी है और हो जाती भी है गूगल से। तो ये स्पैम स्कोर के बारे में थोड़ा-सा जो मोज़ का टूल है उसको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आती है, और पास आता है ऑर्गेनिक सर्च एंड ट्रैफिक। हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, एसईएम ब्रश है, हमारे पास एचआरएफ टूल है और भी मुख्तलिफ टूल हैं। जो एचआरएफएस वाला टूल है इसको नॉर्मली जो प्रोनाउंस किया जाता है, जो मैंने इनके सीईओ का ट्वीट देखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली एचरेफ टूल है, जिसको कुछ लोग आरएफ भी कहते हैं, कुछ एचआरएफ भी कहते हैं, कुछ सिंपली एचआरएफ भी कहते हैं। तो बेसिकली इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है ये एचरेफ टूल है। तो मेरे पास एचरेफ टूल की हमेशा से जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन होती है, तो मैं जो है अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह या ऑर्गेनिक साइट तो वहीं से चेक कर लेता हूँ, तो मैं आपको वहाँ से अपनी वेबसाइट का एक दफ़ा दिखा भी। तो व्यूअर्स जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन की वेबसाइट को जो है वो एचरेफ टूल में डाला। अब यहाँ पे ये मुझे यूआर यानी कि होम पेज का यूआरएल रेट, या आप जिसको पेज रेट भी कह सकते हैं, वो दिखा रहा 46 है, और इस वेबसाइट की डीआर 65 है। इस पे 3.9 के बैकलिंक्स हैं। ये बैकलिंक्स क्या हैं, ये चीज़ें आप आगे फ्यूचर में सीखेंगे। रेफरेंस डोमेन्स क्या हैं, ये भी फ्यूचर में आप सीखेंगे। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यानी कि अभी तक जो टोटल वेबसाइट के 886 डिफरेंट कीवर्ड्स रैंक करा रहे हैं इसके अगेंस्ट, और जो कि ये एस्टिमेटेड ट्रैफिक होती है 1.5 के, और अगर इतनी ट्रैफिक हम पेड कैंपेन से लगाएं तो हमें मंथली 1.2 के यानी $1200 की पेड कैंपेन चलानी पड़ेगी, तब हम इतनी ट्रैफिक ला सकते हैं। तो ये बेसिकली एस्टिमेटेड होता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। परफेक्ट टूल जो ट्रैफिक वगैरह को एनालाइज करने के होते हैं वो गूगल एनालिटिक्स होते हैं, उसकी तो मैंने आपको ऑलरेडी डेमोज दे दिए पिछली वीडियोस में, आप उनको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी किसी दूसरे क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ करने जा रहे हैं, तो आपने ये एनालाइज़ करना है कि उसकी अब ओवरऑल कंडीशन क्या है वेबसाइट की, उसके कोई कीवर्ड रैंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसकी कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या नहीं है, उसने कोई बैकलिंक्स लिए हैं या नहीं, उसकी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी है या नहीं। तो आप जो है इस तरह के डिफरेंट टूल्स, यानी कि एचरेफ का टूल हो गया या आप एसईएमब्रश का टूल हो गया, इन टूल्स को यूज़ करके आप जो है वेबसाइट को एनालाइज़ कर सकते हैं कि उसकी करंट पोज़ीशन क्या है। अगर ये वेबसाइट बिल्कुल टोटली फ्रेश होती, नहीं होती, तो यहाँ पे डीआर, यूआर ये सारी चीज़ें ज़ीरो होती हैं। अगर इसकी थोड़ी-सी मार्केटिंग हुई होती तो ये शायद 1, 2, 1, 2 होते और यहाँ पे।
तो ये बेसिकली इन टूल से हमें एक आइडिया ये भी हो जाता है कि अभी जो आपकी वेबसाइट है उसकी करंट कंडीशन क्या है, उस पे ऑलरेडी काम हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, उसकी वेबसाइट की वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। तो बेसिकली ये जो ट्रैफिक वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है 1.2 के, ये बेसिकली आप समझ लें कि इस वेबसाइट की वैल्यू है कि एक वेबसाइट अगर आपको हर महीने $1200 की ट्रैफिक दे रही है तो उसकी इतनी वर्थ है कि वो आपको इतना रेवेन्यू भी दे सकती है, इससे ज़्यादा रेवेन्यू भी दे सकती है। उसके बाद व्यूअर्स हमने ये देखना होता है कि जो हमारी वेबसाइट है बैकलिंक्स का आ रहा है, बैकलिंक्स मैंने उसमें कर दी है, ये बेसिकली ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हैं। और फिर सर्च कंसोल आता है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ, उस जाने से पहले आखिरी स्लाइड को देख लूँ कि सोशल नेटवर्क्स यानी कि आपने ये भी देखना होता है कि जो आपकी वेबसाइट है, उसके साथ आपने अपना यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वो पेजेज़ अटैच किए हैं या नहीं किए हुए, तो वो आपकी वेबसाइट के साथ या वो पेजेज़ जो है वो अटैच होने चाहिए। अ आखिरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जो सर्च कंसोल होता है, जो यानी कि सर्च कंसोल अ, जिसको हम वेब मास्टर टूल्स भी कहते हैं, बेसिकली ये वो चीज़ होती है जिसमें आपका ताल्लुक सर्च इंजन यानी गूगल के साथ डायरेक्टली होता है। तो अगर गूगल को कोई कहीं पे कोई इश्यू नज़र आता है, किसी पेज पे कोई एरर नज़र आता है, तो वो आपको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर नोटिफ़िकेशन भी भेज रहा होता है। तो जब आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट करें, तो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके भी चेक करना चाहिए। अब मैं ऑलरेडी जो पिछली वीडियोज़ में गूगल सर्च कंसोल के ऊपर बहुत डिटेल चीज़ें बता चुका हूँ। मैं एक दफ़ा फिर ओवरव्यूज़ दे देता हूँ कि आपने क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है जब आप किसी भी वेबसाइट को एनालाइज़ कर रहे हों। तो आपने एक तो ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है, जब आप उसका सर्च कंसोल देखेंगे, जब आप किसी भी वेबसाइट का सर्च कंसोल देखें तो आपने ये देखना है, कवरेज में आना है, कवरेज में आके आपने ये देखना है कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं आ रही, इसमें कोई वार्निंग्स तो नहीं आ रही, और ये जो आपके पेजेज़ इंडेक्सिंग से ब्लॉक्ड हैं, वो क्यों ब्लॉक्ड हैं? अगर वो जो ब्लॉक्ड हैं, क्या वो ठीक पेजेज़ तो नहीं ब्लॉक हो रहे? अगर तो कैटेगरीज़ या टैग्स जिस तरीके से हम नॉर्मली टैग्स और कैटेगरीज़ कोई जो है वो नॉट इंडेक्स में डालते हैं, तो वो अगर वो हैं तो फिर तो वो जो है वो इतना इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके जो है मेन वाली सर्विसेज़ के पेजेज़ नॉट इंडेक्स्ड में जा रहे हैं या उनमें कोई एरर आ रहा है, तो वो फिर चीज़ें और डेंजरस होती है। तो वो चीज़ें आपने यहाँ से आप इज़िली आके कवरेज में देख सकते हैं, फिर यहाँ से आप साइट में भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर आपने किसी पेज को रिमूव करना है, ये ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें देख ली। पेज एक्सपीरियंस में आप जाके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई इश्यू तो नहीं है, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। फिर कोर वेब वाइटल्स में भी वही सारी चीज़ें कि आपकी वेबसाइट पे की स्पीड कितनी अच्छी है, उसके पेज के लेआउट्स में कोई इश्यू तो नहीं है, ये भी हमने पहले सर्च कंसोल वाली अ, वीडियो में बड़ी डीपली सारी चीज़ें देख ली हैं। तो बेसिकली ये सर्च कंसोल मैं ऑलरेडी बहुत डीपली बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वेबसाइट को ऑडिट करना है, तो आप सर्च कंसोल के अंदर से आके यहाँ से भी ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स के एएमपी यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वेबसाइट की, वो सारी हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से आके गूगल सर्च कंसोल से चेक करनी है। जब आप यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, जो जितने भी चेकलिस्ट, इस चेकलिस्ट के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आपके यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप वो फिक्स कर लेते हैं, तो आपकी ऑन पेज एसईओ वेबसाइट परफेक्ट हो जाती है। और मैंने आपको सिंपल एक-एक पेज का की एग्ज़ाम्पल दिया, आपने ये सारे के सारे सर्विस के पेजेज़ के ऊपर ये चीज़ें सेट करनी होती हैं। अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो जो आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे जो आपकी प्रोडक्ट होती है, उसका जो नाम होता है, बेसिकली वो आपका कीवर्ड होता है। वो आपके मेटा टाइटल में जाना चाहिए, वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए, वो आपके हेडिंग 1 के टैग में जाना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर साइट मैप होना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर रोबोट फाइल बनी होनी चाहिए, वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट खुलनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और कोर वेब वेब वाइटल्स से रिलेटेड जो 2-3 चीज़ें हैं वो सारी फिक्स होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाती हैं, तो ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं। फिर आप ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाते हैं। ऑफ पेज एसईओ में आपने डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स लेनी होती हैं। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो हमारा 8 पार्ट होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो ऑफ पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स क्या हैं, कौन-कौन सी टेक्निक्स पुरानी हो चुकी हैं, कौन-कौन सी टेक्निक्स न्यू हैं, मैं कौन सी टेक्निक्स पे सिर्फ़ काम कर रहा हूँ, लोग कौन-कौन सी टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। तो और हर एक-एक टेक्निक को हम एक-एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके भी मैं आपको दिखाऊँगा, और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल और भी किसी किस्म के आपको मेरे से हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ इनबॉक्स में बताइएगा। आप कमेंट्स करके मुझसे ये प्रेज़ेंटेशन ले सकते हैं, जिस किसी को भी ये प्रेज़ेंटेशन चाहिए हो।
थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।